प्यारे साथियों, डेली साइंस प्रैक्टिस सेट के इस सेशन में आप सभी को हृदयपूर्वक स्वागत है। इस वीडियो में जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन होंगे जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन बेस्ड और कंफ्यूजन बेस्ड होंगे, जो हमने स्पेशली डिजाइन किया है, जो आपके गोल को 100% अचीव करने में कारगर साबित होंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले दो इम्पोर्टेंट बातें। पहला, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे। विद इन 5 सेकेंड आपको खुद से आंसर देने की कोशिश करनी होगी। दूसरा, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन द टाइम आप तक पहुंच सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 25 सेंटीमीटर तक क्या उछलता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पे है। अगर इसे गिराया जाता है तो पृथ्वी सतह से टकराने के बाद यह वापस 25 सेंटीमीटर तक क्या हो रहा है, उछलता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो इसके लिए प्रत्यास्थता गुणांक का एक इक्वेशन होता है कि रूट अंडर जितना उछल रहा है मेरा टकराने के बाद और जितने से गिराया जा रहा है, अगर एस पे वैल्यू को पुट करते हैं तो मेरा प्रत्यास्थता गुणांक का मान निकल के आ जाएगा। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो ए इक्वल टू रूट अंडर जितना उछल रहा है 25 सेंटीमीटर, कितना से गिराया जा रहा है 1 मीटर से, तो 1 मीटर में कितना होगा 100 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 25 चौके 100, इसका वैल्यू कितना गया रूट अंडर 1/4। अगर रूट बाई 1/4 को करते हैं तो बाहर निकल के रूट से कितना जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। मेरा ऑप्शन जो है बी राइट आंसर। लेकिन ये चीज़ें याद नहीं रहती कि ऊपर उछलने वाला रहेगा कि नीचे उछलने वाला रहेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि ऊपर जो हो जाएगा कि गिराया जाता है, बटा में उछला जाता है। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम एक फंडा अपनाएंगे कि ई इज इक्वल टू रूट अंडर छोटा वाला वैल्यू बटा में बड़ा वाला वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉडी को अगर हम गिराते हैं तो वह टकराने के बाद पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी बॉडी 100% इलास्टिक नहीं होती है। चलिए तो इसी फंडा को अपनाते हैं। तो ई इज इक्वल टू रूट अंडर छोटा वाला डाटा को ऊपर रखना है। छोटा वाला डाटा कौन है 25। छोटा वाला डाटा हमेशा कौन रहेगा उछलने वाला, तो हमेशा छोटा वाला ही रखना है ऊपर। याद रखना है छोटा वाला बटा में बड़ा वाला, छोटा वाला बटा में बड़ा वाला। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एलिसा प्रेशन किसके लिए निर्देशित है, तो जानते हैं पहले कि एलिसा प्रेशन ELIS है। इसका फुल फॉर्म द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट इजी होता है। एलिसा प्रेशन को हम लोग एलिसा टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एड्स का पता एक इस फॉर्म में लगाता है। तो एलिसा प्रेशन से यह पता चलता है कि किसी भी बॉडी में HIV वायरस है या नहीं। HIV वायरस के कारण एड्स रोग होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए ठीक है, किसी भी बॉडी में अगर HIV वायरस एलिसा प्रेशन के द्वारा पाया जाता है तो उसको बोलेंगे क्या कि ये व्यक्ति या महिला जो है से एड्स से पीड़ित है। इस प्रकार हम लोग एड्स का पता लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फेमस क्वेश्चन है कि चींटी का कितने पैर होते हैं। तो चींटी का जो है 6 पैर होते हैं, लेकिन ये डाटा याद नहीं रहता, कहीं 4 और 8 में भी कन्फ्यूजन होता है। तो इसको याद रखने के लिए क्या करें, 3 पैर इधर है 3 पैर उधर होगा तो 6। आंसर तो मार दे, फिगर था, लेकिन फिगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए चींटी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंट। तो एंड में कितने हैं 3, तो 3 इस साइड होगा और 3 उस साइड होगा। एक फंडा भी आप लोग अपना सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4 है तथा भस्मीयता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा। चलिए तुल्यांकी भार का क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके, तो तुल्यांकी भार का क्या जनरल फॉर्मूला होता है कि तुल्यांकी भार ऊपर अनुभार होगा
अनुभार सब में होगा, चाहे वो भस्म का निकालना हो, अम्ल का निकालना हो, या फिर किसी भी आयन को निकालना हो, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, कुछ का भी निकालना हो तो ऊपर अनुसूत्र निकालेंगे। यानी कि H2SO4 दिया है तो H2SO4 का हम लोग क्या निकालेंगे, अनुसूत्र का अनुभार। ओके, चलिए तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अनुसूत्र का भार बटा में हाइड्रोजन आयनों की संख्या, या हाइड्रोजन आयन किस में, अम्ल रहेगा तो हाइड्रोजन आयन दिया रहेगा। अच्छा, OH आयनों की संख्या, जब भस्म रहेगा या क्षार रहेगा तो OH संख्या दिया रहेगा, जब पॉजिटिव आयन रहेगा तो पॉजिटिव आयनों की संख्या। ओके, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आयनों की संख्या। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है। मेरा भस्मीयता पूछा हुआ है, भस्मीयता भी रहे अम्लीयता भी रहे तो हम लोग नीचे उसको लेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार देखते हैं इसका अनुसूत्र कैसे होगा। अनुसूत्र कैसे निकालते हैं, सबको जोड़कर। तो हाइड्रोजन का अनुसूत्र कितना, अनुभार कितना होता है 1, एक कितने हैं 2 परमाणु है। चलिए सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 32 होता है परमाणु भार। चलिए अब ऑक्सीजन के कितना होता है 16, कितने परमाणु है 4, तो हम लोग क्या हो जाएगा 2 32 एंड 16 चौके 64, यानी कि टोटल जो हमारे आ जाएंगे वो 98 आ जाएंगे, ठीक है। तो अनुसूत्र का भार कितना आ गया मेरा 98 आ गया। चलिए तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, अनुभार ऊपर आ गया 98 और जो नीचे दिया हुआ रहेगा उसको 2। चलिए यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 49। मेरा जो है 49 इज द राइट आंसर, राइट आंसर मेरा 49 हो जाएगा। चलिए तो इसको एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही बनाने कैसे, जो भी एक डाटा दिए भस्मीयता हो, अम्लीयता हो, या हाइड्रोजन आयनों की संख्या हो, या हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या हो, तो सबको हम लोग क्या लेंगे, सबसे डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ भस्मीयता है तो भस्मीयता को दूर रख दिया, ऊपर अनुसूत्र निकाल दिया, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को अपनाना है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 0.5 मोल में कितना आयतन होता है। ए मोल का चीज़ जो है से कन्फ्यूज़न करता है, लेकिन हर एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं लगभग। चलिए तो मोल का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे 2O2, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं 2, तो नीचे जो लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं परमाणुओं की संख्या। तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं 2, यानी कि ऑक्सीजन कितने परमाणु से मिलकर बना है 2 से। चलिए अब ऑक्सीजन के आगे जो लगा होता है उसको हम लोग मोल बोलते हैं, उसी को मोल बोलते हैं। ये कितना 2 लगा हुआ है, यानी कि बोल देंगे कि 2 मोल क्या है ऑक्सीजन है। इसी प्रकार अगर 3O2, तो ये मेरा क्या है, इतना को ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, 2 परमाणु से 1 मोल का निर्माण होता है। आगे कितना लगा हुआ है 3, यानी कि बोलेंगे कि 3 मोल किसका है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 3 मोल है। चलिए अब आयतन की बातें आती है, तो 1 मोल में आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होती है, चाहे किसी का भी हो, ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो, खाली जहाँ पे वर्ड आ जाए 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब ही हो गया 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ 0.4 मोल पूछा है, तो 1 मोल का 22.4 लीटर होता है, तो 0.5 का कितना हो जाएगा 11.2 लीटर हो जाएगा। चलिए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसी तरह का सेम क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस के 6 मोल में आयतन की संख्या क्या होगा। चलो तो 6 मोल पूछा और क्या है नाइट्रोजन। चलिए नाइट्रोजन का एक अणु 2 परमाणु के मिलकर बना है, तो इसी में पूछ रहा है कि कितना आयतन होगा। चलिए तो 1 मोल में कितना होता है 22.4, 6 मोल पूछा है तो 6 से गुना कर दें, यानी कि मेरा गुना करेंगे तो 6 चौके 24 एंड 6 दूनी 12 और 2 14। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 134.4 लीटर। तो मोल का कॉन्सेप्ट यही है। अगर बोलेगा कि 1 मोल सोनू बाबू, तो 1 मोल सोनू बाबू पूछे या 1 मोल नाइट्रोजन गैस पूछे या 1 मोल हाइड्रोजन गैस पूछे, कुछ भी पूछे जहाँ पे 1 मोल का चर्चा हो, तो 1 मोल का चर्चा क्या होगा, तो 1 मोल में हमेशा 22.4 लीटर ही आएगा। चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। खाली 1 मोल आ गया गैस के केस में तो वहाँ पे हम लोग 22.4 लीटर ही यूज़ करेंगे। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है।
चलिए, तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पे ये यूज़ नहीं किया गया है कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ ज़्यादा यूज़ होने वाला। ठीक है, तो हम लोग इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक के साथ साथ ज़्यादा ही यूज़ होने वाला भी, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, CNG का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आंसर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब सिर्फ न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक पूछे तो हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे, लेकिन जब न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक और ज़्यादा यूज़ होने वाला ईंधन पूछेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, CNG। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि पॉल्यूशन के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा जो है कौन, डीजल, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद CNG। यानी CNG जो है कम प्रदूषण को देता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे निकलता है, डीजल से, फिर पेट्रोल से, फिर इन दोनों में रेटेड है। सबसे ज़्यादा डीजल में, सबसे कम CNG में। ओके, CNG सबसे कम कहने का मतलब है CNG में कि यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि सबसे कम होगा, सिर्फ इन तीनों में रिलेट दिखाएं कि किस में ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन गैस भरी जा रही है, यहाँ पे CNG सिलेंडर है, इस फॉर्म में इसके अंदर कंप्रेस्ड गैसेस को भरा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है। चलिए, तो पानी में हवा का बुलबुला किस तरह के व्यवहार करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला क्या होता है, गोल होता है। अच्छा, उत्तल अंश क्या होता है, उठा हुआ, अवतल अंश क्या होता है, धंसा हुआ। ये गोल है, गोल यानी कि इसका सरफेस क्या है, उठा हुआ, तो ये क्या हो गया, उत्तल हो गया। चलिए, तो इसका कैसा होगा, दिखेगा कैसा, दिख रहा है कैसा, उत्तल की तरह, लेकिन व्यवहार किस तरह करेगा, अवतल की तरह। आज भी जो भी कोई जैसा बाहर से दिखता है अंदर से वैसा नहीं रहता। चलिए, ठीक है, इस फंडा पे आप लोग अपना सकते हैं कि जो आजकल जैसा दिखता है वैसा नहीं है, उसका जस्ट बिल्कुल उल्टा होता है। चलिए, तो बाहर से कैसा दिख रहा है, उत्तल लेंस की तरह, तो इसका व्यवहार किस तरह हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह। कंफ्यूज मत होना है, दिखता कैसा है, उत्तल लेंस की तरह, व्यवहार कैसा है, अवतल लेंस की तरह। चलिए, कंफ्यूजन दूर हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ठोस है। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन वर्ग के कुछ जो है एलिमेंट दिए हुए हैं। हाइड्रोजन को किस में रखा गया, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 वर्ग 17 में रखा गया हाइड्रोजन को। चलिए, ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें बताना है कि कौन ठोस है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ब्रोमीन जो है से एकमात्र अधातु है जो द्रव्य फॉर्म में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा ही अधातु है, सिर्फ एक ही अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बाकी ठोस या गैस में पाए जाते हैं। अगर धातु की बात करता तो एकमात्र धातु जो द्रव में पाया जाता है तो मेरा क्या हो जाता, पारा मरकरी हो जाता। चलिए, तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है से क्या है, द्रव रूप में पाया जाता है। तो ये जो सेंटर पॉइंट इसको मान रहे हैं, ये क्या है, द्रव। ऊपर वाला जो होगा वो गैस और नीचे वाला होगा क्या, ठोस हो जाएगा। इसको रखने का सिंपली हमारा पर्पस है कि हम लोग इस तरह से याद करते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ऑस्टेटिन। चलिए, इस तरह से हम लोग सीरीज में पहले ही से याद रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ किए हैं कि ये क्या है, इसको हम लोग लिक्विड है, ये तो सब कोई जानता है कि ब्रोमीन लिक्विड है। इसके ऊपर जो होगा से गैस है, इसके नीचे जो होगा से ठोस। तो पूछा है क्या कि कौन ठोस है, तो ठोस क्या होगा, नीचे वाला हो जाएगा। तो ठोस क्या है, आयोडीन एंड ऑस्टेटिन। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन में सिर्फ आयोडीन है। तो आयोडीन जो क्या हो गया, सॉलिड में हो गया। चलिए, अगर हम बात करें फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन जो है से ये ब्रोमीन के ऊपर है तो क्या होगा, गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। क्लोरीन, तो क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में। क्लोरीन को हम लोग सिंपली भाषा में ऐसे भी बोलते हैं, क्लोरीन गैस के नाम से बोल देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज तो इसमें भी नहीं है कि क्लोरीन गैस है। अच्छा, ब्रोमीन तो सबको याद है कि ये क्या है, द्रव्य है, एकमात्र अधातु द्रव्य है। चलिए, ठीक है, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है। रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है,
ऊर्जा सदैव अवशोषित रहती है, सदैव बाहर निकलती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसके लिए समझने के लिए आपको एक सीधा सा हम लोग एक फोटो के माध्यम से बात, जैसे आप लोग मैरिज शादी को लेते हैं, तो शादी में जो है से बढ़ता है, शादी होने के बाद हमेशा जो है से क्या होती है, आप भी सोच सकते हो क्या होती है, सदैव ऊर्जा अवशोषित होती है। नहीं, ये तो नहीं होगा, सदैव ऊर्जा बाहर निकलती है। यस, हमेशा ऊर्जा का क्षति होता है, हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, हरासमेंट आता है शादी के बाद। ओके, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए रखा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।